हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं शाहनवाज अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। और आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं मनी इन बैंकिंग में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझने में 90% से ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। या आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे टीचर इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में विद डायग्राम, जिसमें आपको पिक्चर फॉर्मेट डायग्राम मैंने दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम इस क्वेश्चन में आपके 6 में से 6 मार्क्स आए तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ मनी ऑब्लिक क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, यानी इसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन या साख का सृजन। इसके पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम की फॉर्म में। तो यानी हम कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात करने वाले हैं, इसको एक डायग्राम के फॉर्म में हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा ऑब्लिक साख का सृजन, इसका हम प्रोसेस समझते हैं। इसे मैंने बताया कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया था 2 काम होते हैं इसे कॉमर्शियल बैंक के, जो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था आपको कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन पे, उसे क्लिक करके आप देख सकते हो कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के बेसिकली 2 काम होते हैं, एक तो जनता से जमा स्वीकार करना, दूसरा जनता को ऋण देना, यानी उपभोग के लिए निवेश के लिए उनको लोन देना। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो बैंक क्या करता है, लोगों से जमा स्वीकार करता है, यानी जो भी उसे जमा करता होते हैं वो बैंकों में पैसे डिपॉजिट करते हैं, यानी नगद जमा करते हैं। अब बैंक क्या करता है, उससे कई गुना ज्यादा उधार अपने जो ग्राहक होते हैं या अपने जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पैसा उधार दे देता है। यानी कि यहाँ पे जैसे आपको देख रहे हो कि नगद जमाओं से कई गुना अधिक मुद्रा उधार देता है बैंक। अब वो करता कैसे है उसको हम आगे समझते हैं। यानी जो बैंक जो पैसा उधार देता है वो कभी कैश में नहीं देता, वो क्या करता है, उनका बैंक अकाउंट खोल के उसमें एक जमा प्रविष्टि यानी कि एक क्रेडिट एंट्री कर देता है कि इसके खाते में मैंने इतने पैसे जमा कर दिए हैं। और वो लोग इस पैसे को चेक जारी करके, जिन लोगों को उधार दिया गया है वो चेक जारी करके कभी भी इस पैसे को निकाल सकते हैं। आगे समझते हैं इसको। जो जमाकर्ताओं ने पैसा बैंक में जमा करा है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक जमा है। और जो बैंक ने पैसा क्रिएट किया यानी लोगों को उधार देके उनके बैंक में क्रेडिट एंट्री करके, जमा की एंट्री करके, उसको बोलते हैं गौण जमा या द्वितीयक जमा बोलते हैं। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल में हो जाता है, उसको बोलते हैं मांग जमा है। यानी प्राथमिक जमा और गौण जमा को ऐड करने से, जोड़ने से हमारा मांग जमा आता है। तो इसको प्रोसेस को हम आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे आप कॉमर्शियल बैंक के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो कुल मांग जमाएं होती हैं, यानी दोनों को मिला के प्राथमिक जमा और द्वितीयक जमा को मिलाकर जो टोटल मांग जमाएं होती हैं, तो वाणिज्य बैंकों को नगद कोषों की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं। यानी जो उसके बाद नगद कोष है, यानी जैसे एग्जांपल के मान लें लोगों ने 10,000 रुपए बैंक में जमा करा है, तो उसकी जो मांग जमा होंगी उससे कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि उसका वो लोन देकर उससे क्रेडिट क्रिएशन करता है, यानी मुद्रा का सृजन करता है। अभी हम आगे समझेंगे डिटेल में किस तरह से, एग्जांपल से भी हम समझेंगे इसको। तो यानी यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास जो नगद जमा होता है, जो कैश में पैसा होता है, तो जो मांग जमा होती है उससे कई गुना ज्यादा होती है। आगे समझते हैं। तो जो सभी जमा करता होते हैं वो अपनी नगद कोषों को एक समय पर निकलवाने नहीं आएंगे। यानी बैंकों को एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने पुराने अनुभव के हिसाब से पता होता है कि जितने भी जमा करता है, जिन्होंने पैसा बैंक में जमा करा है, वो अपना कैश जो है उन्होंने डिपॉजिट करा है वो कभी एक साथ सभी के सभी निकलवाने नहीं आएंगे। तो बैंक क्या करता है इसके लिए, तो बैंक जनरली ये देखता है कि कितने परसेंट पैसा उसका निकाला जाता है। जैसे यानी कि निकाली गई राशि मांग जमाओं का लगभग 10% है, तो बैंकों को जमाओं का केवल 10% ही नगद कोषों के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। यानी उसको अगर अपने एक्सपीरियंस से ये पता है कि सिर्फ 10% ही लोग पैसा निकालने आते हैं, जितना टोटल मांग जमा है उसका केवल 10% ही पैसा निकाला जाता है। तो बैंक क्या करता है, केवल 10% ही पैसे को अपने पास कैश के रूप में रखता है। ठीक है। अब इस प्रोसेस को लाइन बाय लाइन में आपको रीड करा देता हूं, जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। पहले से पॉइंट में लिखा है कि बैंक लोगों के नगद जमा प्राप्त करता है, यानी लोगों से कैश डिपॉजिट करता है, जिन्हें हम प्राथमिक जमाएं कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बैंक अपनी नगद जमाओं से कई गुना अधिक मुद्रा उधार देता है। आगे समझे, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दी गई मुद्रा नकदी के रूप में नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था कैश में पैसा उधार नहीं देता, इसकी जगह क्या करता है, उनको अकाउंट्स खोल के उनके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री डाल देता है कि इतना पैसे इनके अकाउंट में जमा हो गया है, जमा प्रविष्टि कर देता है। इसके बाद बात करें कि जो जमा प्रविष्टियां यानी कि जो क्रेडिट एंट्रियां हैं, इनको हम द्वितीयक जमाएं कहते हैं। जो टोटल जितना भी
लोन के रूप में उन्होंने दिया है, क्रेडिट करा है लोगों के अकाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं, आपका कृतक जमा है। ऋणी अपने खातों में साख यानी कि ऋण के लिए चेक जारी कर सकता है, यानी जो उसके अकाउंट में पैसा जमा किया गया है, लोन के रूप में डाला गया है, वो चेक जारी करके निकाल सकता है। ये चेक अर्धदशा मुद्रा के रूप में संचालित होते हैं, यानी इसको जो मुद्रा होती है पैसा ही माना जाता है, जैसे पैसा संचालित होता है अर्धदशा में, सेम उसी तरह से इसका संचालन होता है आपका अर्धदशा में। इसके बाद बात करें तो प्राथमिक जमाएं प्लस गौण जमाएं टोटल मिला के मांग जमा होती हैं, और ये वाणिज्यिक बैंकों में लोगों द्वारा रखी जाती हैं। प्राथमिक जमा तो लोग जो नगद के रूप में जमा करते हैं, और गौण जमाएं जो बैंकों के पास लोन देने से उसके पास जमा होती हैं क्रेडिट एंट्री के रूप में, जो मैंने बताया था, दोनों को मिला के मांग जमाएं हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंकों के पास रखी कुल मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं, यानी जो कुल मांग जमाएं होंगी वो हमेशा ज्यादा होंगी बैंकों के पास जो नगद कोष है, नहीं यानी कैश के रूप में फंड है, उससे ज्यादा होती हैं। इसका कारण यह है कि वाणिज्यिक बैंकों को ये जानकारी होती है कि सभी जमाकर्ता अपनी नगद कोषों को एक ही समय पर निकलवाने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए क्या होता है कि वो उससे कई गुना ज्यादा वो उधार दे देता है जितना उसका नगद जो पैसा होता है, नगद कोष होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि अनुभव दर्शाता है कि निकाली गई मांग जमाओं का लगभग 10% है, तो बैंकों को जमाओं का केवल 10% ही नगद कोषों के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। यानी उनको अगर अपने एक्सपीरियंस से ये पता है कि लोग लगभग अपने जो टोटल मांग जमा है उसका 10% निकालने आते हैं, तो अपने पास सिर्फ 10% ही कैश के रूप में रखते हैं। आगे बात करते हैं, सभी मांग जमाएं अर्धदशा में मुद्रा पूर्ति का कार्य करती हैं, जैसा कि लोगों द्वारा रखी गई मुद्रा, यानी मांग जमा भी बिल्कुल वैसी होती है जैसे लोगों के द्वारा बैंकों में पैसा रखा जाता है, सेम वैसा ही उसको माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करने वाली मांग जमाएं बैंक मुद्रा कहलाती हैं। जो मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य कर रही है, जो टोटल बैंक की मांग जमाएं यानी प्राथमिक जमा प्लस द्वितीयक जमा मिला के, वो एज ए जो बैंक मुद्रा के रूप में काम करती है, उनको बैंक मुद्रा कहते हैं। ये बैंकों द्वारा सर्जित मुद्रा होती है कि बैंकों ने इतनी पैसे को जनरेट करा है, क्रिएट करा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जी मैंने सारा प्रोसेस आपको अच्छे से बता दिया है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल समझते हैं, इसको आसानी से समझने के लिए सरलता की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की जो नगद जमा है यानी कि जो प्राथमिक जमा है वो 10,000 रुपए है। अब जो CRR यानी कि नगद आरक्षण अनुपात 10% है। अब इसका मतलब क्या यहाँ पर हमने माना है, हम ये मानते हैं कि एक तो ये पहले CRR में कोई चेंज नहीं होता है, हालांकि इसमें चेंज हो जाता है RBI की परमिशन से, सेंट्रल बैंक की परमिशन से CRR चेंज होता है, लेकिन हम इस एग्जाम्पल में मान रहे हैं कि ये सेम रहता है, और ये वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं के प्रतिशत के रूप में उनके नगद कोषों को दर्शाता है। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इसके टोटल जो मांग जमाओं का 10% है, यानी जो वो पैसा है जो 10% लोग निकाल लेते हैं या वाणिज्यिक बैंक अपने पास नगद के रूप में रखते हैं, ये 10% पैसा वो है। आगे बात करते हैं, अब बैंकों के कुल नगद कोष कितने हैं, 10,000 रुपए जो जमा हुए हैं। इसके बाद हम बात करें आवश्यक नगद कोष, तो उसको कितना पैसा है, टोटल जो कैश उसका जमा है कितना पैसा उसका अपने पास रखना पड़ेगा, वो है 1,000 रुपए, यानी नगद कोष का 10% उसके बाद अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि लोग निकालने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद बात करें अतिरिक्त नगद कोष, यानी एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया उसके पास, यानी कि 10,000 माइनस 1,000 9,000। अब इस 9,000 को आगे ऋण के रूप में वो दे सकता है, ठीक है। 10% तो अपने पास रखेगा जैसे 1,000 है, और बाकी 10,000 में से 1,000 माइनस करके जो 9,000 बचा वो आगे वो लोन के रूप में, ऋण के रूप में दे सकता है। तो आगे समझते हैं, तो बैंक 9,000 की राशि ऋण के रूप में दे सकते हैं जो नगद ना देकर ऋणी के नाम खाता खोलकर उसमें जमा कर दी जाती है, यानी ऋणी का नाम का खाता खोलकर उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, उसमें क्रेडिट एंट्री कर देते हैं। अब बैंक की कुल मांग जमा यानी टोटल मांग जमा कितनी हो जाएंगी, 10,000 प्लस 9,000, यानी 10,000 कौन सी प्राथमिक जमा है और 9,000 कौन सी द्वितीयक जमा है जो लोन के रूप में दी है, तो टोटल 19,000 हो गई। अब बात करते हैं, जो टोटल मांग जमाओं को उसको अपने पास 10% रखना पड़ता है, तो टोटल मांग जमा कितनी होगी, 10,000 प्लस 9,000 यानी कि 19,000। अभी 19,000 का 10% बैंक अपने पास रखेगा आवश्यक नगद कोष के रूप में, कि अगर कोई निकालने आता है तो ये 1,900 रुपए में से उसको दे देंगे। अब आगे बात करते हैं, तो अतिरिक्त नगद कोष कितना होगा, कि आगे वो कितना वो लोन के रूप में दे सकता है। तो इसको निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि वास्तविक कोष माइनस आवश्यक नगद कोष, यानी बैंक के पास एक्चुअल पैसा कितना है, नगद के रूप में पैसा कितना है। तो बैंक का जो 10,000 जमा हुआ था तो 10,000 ही है, और माइनस 1,900 हम कर देंगे। 1,900 कौन सा, जो उसको अपने पास रखना ही पड़ेगा। तो 10,000 में से हमने 1,900 को माइनस किया, कितना बचा, 8100, ठीक है। तो ये 8100 आगे फिर से लोन के रूप में दे सकता है। क्लियर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अब
₹8100 फिर से ऋण के रूप में दे सकता है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अतिरिक्त नगद कोष यानी कि 10,000 माइनस 10,000 जीरो नहीं आता, यानी जो हमारा अतिरिक्त कोष है पूरा जीरो नहीं हो जाता, तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। तो तब तक ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। अब इसको हम आगे समझते हैं, यानी साख सर्जन या मांग का सर्जन किस तरह से होता है। तो उसका सिंपल तरीका है, फॉर्मूला है 1/CRR इंटू नगद कोष, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे CRR 10% माना था तो 1/10% गुणा में 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक मुद्रा का सर्जन कर सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी को बताते हैं कि साख सर्जन कितना हो रहा है हमारा। नेक्स्ट अगर हम समझें साख गुणक, साख गुणक का मतलब होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि बैंक कितने गुना पैसा बना सकता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है 1/CRR, ठीक है। तो 1/CRR कितना 10%, तो परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/10 यानी कितना आ गया 10, यानी साख गुणक कितना हो गया 10। इसका मतलब है कि बैंक के पास जो नगद कोष है उसका 10 गुना पैसा बना सकता है। नगद कोष यानी कि 10,000 से 10 गुना यानी कि 1 लाख रुपए तक बैंक जनरेट कर सकता है। तो बिल्कुल ये सिंपल प्रोसीजर है। इसको समझने में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को फिर से आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हाँ, जो मैंने चैप्टर यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किया है, तो जिन बच्चों को उन यूनिट्स के नोट्स चाहिए हैंड रिटन PDF फॉर्म में, तो वो मुझे कमेंट में यस लिख दें, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो मुझसे नोट्स किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज अहमद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।